हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और अपने इस लेक्चर में हम 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कहाँ पर रखा गया है और इनकी हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, जिसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्ना कार्टा था, ये मैग्ना कार्टा जो सबसे पहले जो कि इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, उन्होंने 1215 में क्या हुआ था कि उन्होंने बैरन्स के, जो कि इंग्लैंड के बैरन्स थे, जो वहाँ के नवाब से, जो वहाँ के ताल्लुकदार थे, उनके प्रेशर में आकर क्या किया था, उनके दबाव में आकर एक जो है चार्टर ऑफ राइट्स को इशू किया गया था उनके द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो ये मैग्ना कार्टा था, ये वर्ल्ड का क्या था, पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें कि सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया हो। ठीक है, इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बेसिकली जो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, वो आया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे उन्होंने क्या किया था, अपने सिटीजन्स के लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स को इशू किया था, जिसमें कि क्या लिखे हुए थे, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के लिए लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और जो हमारा पार्ट 3 है उसमें ये कहा गया कि ये क्या है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसमें क्या दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो क्या है, काफ़ी लॉन्ग है और उसमें क्या है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो कि जिसमें कि काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि क्या है, जस्टिशिएबल हैं। ठीक है, जस्टिशिएबल राइट्स हैं। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में और पार्ट 3 में दिए गए हैं, और जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है इंग्लैंड से आता है, क्योंकि जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन, वो लाए थे सबसे पहले। उन्होंने क्या किया था, मैग्ना कार्टा क्या था, बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि जिसमें कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया था। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया। और उसके बाद नेक्स्ट कि ये क्या थे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिशिएबल राइट्स हैं, तो इसको भी समझते हैं। जस्टिशिएबल राइट्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि ऐसे राइट्स अगर जिनका क्या है वायलेशन हो जाए तो उसके बाद क्या है, उसकी रिकवरी के लिए क्या था, उस राइट को फिर से रिकवर करने के लिए क्या कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये जस्टिशिएबल है। अगर इनका वायलेशन होता है तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, रिट इशू करके, 5 टाइप्स की रिट होती है, इसको अभी हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बस बेसिकली ये समझ लीजिए कि जस्टिशिएबल राइट का मीन्स ये है कि अगर इनका वायलेशन होता है, किसी भी इंडियन पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिकवरी के लिए जा सकता है। ठीक है, और अपनी रिट को इशू करा सकता है। और उसके लिए जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है, आंसरेबल है, इसीलिए इसको कहा गया है जस्टिशिएबल राइट। और उसके बाद जो है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, गारंटीड राइट है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के सभी पर्सनस को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हम जो भी हमारे कंट्री है उसमें प्रत्येक पर्सन के बीच में इक्वलिटी बना कर रखते हैं और प्रत्येक पर्सन की जो है डिग्निटी बनाकर रखते हैं, और साथ ही साथ पूरे देश की यूनिटी को और क्या है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी बनाकर रखते हैं, कि ऐसी चीज़ें जो कि जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो रहा हो, ऐसी चीज़ों की तरफ ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसमें अपना बेसिक रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने कहा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है उसको प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो विचार है, आइडियल है, उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसका मीन्स ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो भी हर किसी व्यक्ति को जो कि क्या है 18 ईयर्स से अबव जिसकी एज है उसको क्या है, राइट टू वोट दिया गया है। और हर कोई व्यक्ति क्या है, अगर चाहे तो वो
वो पब्लिक ऑफिसेज में क्या है वो जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इसको क्या कहा जाता है कि जब कंट्री के सभी पर्सन्स को क्या दी जाए, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये कहा कि हमारे इंडिया में जो ये फंडामेंटल राइट्स लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसने क्या किया, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो आइडियल थे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो क्या थे, जो सिद्धांत थे, उनको क्या किया, प्रमोट किया, उनको आगे बढ़ाया, ठीक है। हर किसी में और व्यक्तियों के बीच में क्या हुई, इक्वलिटी मेंटेन हुई, और डिग्निटी और इंडिविजुअल की जो थी डिग्निटी इससे क्या हुई, मेंटेन हुई, और वो सिक्योर हुई। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है, वहाँ पे जो भी स्टेट के थ्रू कोई भी किसी के भी इंडिविजुअल पर्सन के कोई भी राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, तो और उसका जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो क्या कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, उसका जो निरंकुश शासन चल रहा है, उस चीज़ पर ये क्या करती है, कंट्रोल रखती है, उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और इंडिविजुअल के जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये अगर कोई भी स्टेट जो है, अगर वो किसी भी पर्सन की लिबर्टी या फिर पर्सन को जो भी फ्रीडम दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे क्या करता है, स्टेट के इन्वेजन से उसको बचाता है, ठीक है। अगर स्टेट क्या करता है, उसकी लिबर्टी को लेना चाह रहा है किसी भी पर्सन की, या उसकी कुछ फ्रीडम्स जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोवाइड हैं, तो उनको अगर स्टेट इंक्रोच करना चाह रहा है, तो उससे ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, उससे उस इंडिविजुअल पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं, और उसकी लिबर्टी का प्रोटेक्शन करते हैं, और उसके जो भी फ्रीडम है वो उस इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या है, एक लिमिटेशन की तरह है, क्या है, एक लिमिटेशन की तरह है, कि जो भी कि कोई भी लेजिस्लेचर क्या है वो अपनी अपनी तरीके से मनमाने लॉज ना बनाए, और साथ ही साथ क्या है, जो भी एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर जो भी शासन को चलाने वाले हैं वो अपनी मनमानी ना करें, ठीक है, वो अत्याचार ना करें लोगों पर। इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, लोगों के इंडिविजुअल लेवल पर प्रोटेक्शन करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, हमने पढ़ा भी था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो क्या है कि टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, ठीक है। इससे आप समझ ही चुके होंगे कि ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए बनाए गए कि कोई भी क्या कर पाए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी से अपने जो है आर्बिट्रेरी लॉज को ना बना दे, और क्या करे कि लोगों की क्या है, लोगों के जो भी उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो फ्रीडम है, उनको क्या है अननेसेसरी इंक्रोच ना करे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, लॉ अबाइडिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ है, ठीक है। कहा गया कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि लॉ को फॉलो करने वाली हो, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करने वाली हो, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की इच्छा पर, उसकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ना चले, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा क्या हो, वर्क हो। इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक। उसके बाद गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, गारंटीड किया गया है, और इनको प्रोटेक्ट किया गया है। तभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, जस्टिशिएबल है। गारंटीड का मीन्स ये है और प्रोटेक्शन का मीन्स ये है कि अगर इनका वायलेशन होता है अगर किसी भी व्यक्ति के, तो वो क्या कर सकता है, उनको रिकवर करने के लिए डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसे वहाँ से उनको रिकवर करने का जजमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के स्टेट के द्वारा जो है उसके पर्सनल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे जो भी है इंक्रोचमेंट किया गया है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकवर करा दिया जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड हैं और प्रोटेक्टेड किए हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट किए गए हैं। दे आर फंडामेंटल। ये कहा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है,
फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल मीन्स कि मूलभूत हैं, बेसिक हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के जो भी उसका जो मटेरियल डेवलपमेंट है, किसी भी पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, किसी भी पर्सन का जो मॉरल डेवलपमेंट है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, हर किसी चीज़ के लिए ये क्या होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। इसीलिए इनको नाम दिया गया है कि दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, मूलभूत, बेसिक। ठीक है, और इसमें ऐसे प्रोविज़न डाले गए हैं कि जो कि क्या है, किसी भी पर्सन की जो मटेरियल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसको क्या करते हूँ, इंक्रीज़ करते हूँ, उसको प्रमोट करते हूँ। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली स्टूडेंट्स क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। ठीक है, इनके नाम हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, जो कि अंडर आर्टिकल 14 to 18 आता है। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23, 24। Number 4 right to freedom of religion under article 25 to 28. Number 5 cultural and educational rights under article 29, 30. Number 6 right to property under article 31. Number 7 right to constitutional remedies under article 32. ये सब क्या थे, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ इनका क्या है, एक बार इनका नेम जो है वो हमने क्या है, इसको एक बार रिवाइज कर लिया है। आगे इस चैप्टर में हमने हर एक राइट को, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, ये दिया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, तो हम इसको पूरा एलोबरेट करके पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, और आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है। ऐसे ही हम इन सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली, तो उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रत्येक सिटीजन को प्रोवाइड कराए गए थे, जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते थे। ठीक है, ये ओरिजिनली बात है। लेकिन स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी, जो 7 फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे, उसमें से ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। किसके थ्रू? बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। और इस राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 के थ्रू, इस राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A में आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में ये कंसीडर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है, तो अब प्रेजेंटली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी पूछे तो कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इनको एक बार देख लीजिए। तो अब कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और ये क्या था, 6 जो राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, इसको क्या कर दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। तो लास्ट 6 जो बचता है, जो अब है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंट टाइम पे जो है ये हमारे 6 हैं, और पहले ओरिजिनली ये 7 थे, जिसमें से कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब प्रेजेंट टाइम में जो ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है इसमें से डिलीट कर दिया गया है, और प्रेजेंटली अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक फीचर्स जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।